अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना मैराथन कंप्यूटर साइंस के लिए। जो एमसीक्यूज़ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह वो अपकमिंग आपके एनडीटी के टेस्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। एमसीक्यू नंबर 1 जिसमें पूछा गया, इट यूजेस लिक्विड क्रिस्टल बिटवीन द ग्लास प्लेट्स। अब अगर मैं इस एमसीक्यू को देखूं तो मुझे ये समझ में तो आ गया कि ये आउटपुट डिवाइसेस जितनी भी हमने पढ़ी थी, जिसमें सीआरटी मॉनिटर्स को देखा, एलसीडी को देखा, ओएलईडी को देखा, एलईडी को देखा, उनमें से किसी एक को यूज़ करके इस एमसीक्यू को बनाया गया। अच्छा, अब यहाँ पर मैं एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरीके से कर रहा हूँ कि एक एमसीक्यू के होते हैं टोटल 4 ऑप्शंस। 4 ऑप्शंस में से हर ऑप्शन को अगर हम अच्छे से समझ लें तो आप ये समझ लीजिए कि उस एक एमसीक्यू से आप 4 एमसीक्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से मैंने हर एमसीक्यू के अंदर जो भी ऑप्शंस यूज़ हुए हैं उन ऑप्शंस की एक स्मॉल डेफिनेशन साथ में यहाँ पे रखी है। इससे हमें 2 फ़ायदे होंगे। एक तो ये कि हर ऑप्शन जो है वो आप अच्छे तरीके से रिवाइज कर लोगे, नंबर 1। और नंबर 2 ये होगा कि आप अपने इस एमसीक्यू के क्लोज़र होते चले जाएंगे आंसर से। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे एलसीडी की। तो ऑलरेडी वी नो एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जिसको हम कहते हैं। ठीक है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले में जो बात आप यहाँ पे कर रहे हैं वो एमसीक्यू नंबर 1 के लिए आप यहाँ पे देखें, ग्लास प्लेट्स टू डिस्प्ले इमेजेस, बिटवीन ग्लास प्लेट्स टू डिस्प्ले इमेजेस। अब ये जो है मुझे ए ऑप्शन में ही नज़र आ गया कि मेरा राइट आंसर जो है वो एलसीडी है। राइट, इसके बाद सीआरटी को भी देख लेते हैं, जो कि हम इलेक्ट्रॉन बीम इसमें इस्तेमाल करते हैं, और फॉस्फोरस हम इसके अंदर यूज़ करते हैं जिसमें कोई लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले नहीं होता। इसी तरह से ओएलईडी जिसको हम ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड कहते हैं, और इस स्क्रीन के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, यानी ये स्क्रीन टर्न हो सकती है। इसमें भी किसी किस्म का कोई लिक्विड क्रिस्टल नहीं होता। तो ये दोनों ऑप्शन इस वजह से मेरे पास कट डाउन हुए और ए ऑप्शन हमने राइट आंसर कहा। इसके बाद हम बात करते हैं एमसीक्यू नंबर 2 की, जिसमें हमने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग कोडिंग स्कीम यूजेस 4 बिट कोड। अब ऐसी कौन सी कोडिंग स्कीम है जो कि 4 बिट को यूज़ करती है? तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप यहाँ पे सबसे पहले तमाम ऑप्शंस को देख लीजिए। तो अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था आस्की कोडिंग स्कीम जो है वो 7 और 8 दोनों बिट्स पर काम कर रही है। यूनिकोड जो है वो 16 बिट और मोर इनकोडिंग के लिए काम कर रही है। इसी तरीके से एप्सिडिक कोड जो था वो हमारा 8 बिट्स के लिए वर्क कर रहा है, और BCD जो है वो 4 बिट्स के लिए काम करता है, जिसमें हम अपने हर नंबर को 4 बिट्स में ब्रेक करते हैं, 4 बिट्स में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद फिर उसका नया कोड बनाते हैं। तो इसका राइट आंसर बच्चों बना हमारे पास डी ऑप्शन। ये डी ऑप्शन, और नंबर 1 में मैंने आपको क्या बताया, ए ऑप्शन। ठीक है, एमसीक्यू नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन मीडियम रिक्वायर्स लाइन ऑफ साइट। अब ये जो लाइन ऑफ साइट की यहाँ पर बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये कि आप ये कहिए कि बिल्कुल आमने सामने, बीच में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए, कोई ऑब्स्टेकल नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो इसमें मेरे पास जो 4 ऑप्शन है उसमें माइक्रोवेव है, ट्विस्टेड पेयर केबल है, फाइबर ऑप्टिक्स केबल है, कोएक्सियल केबल है। अब माइक्रोवेव जब आप देखेंगे तो पहला ही ऑप्शन आपको यहाँ पे सही नज़र आया है, जिसमें हमने कहा रिक्वायर्स डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट फॉर ट्रांसमिशन। ठीक है, ये हमने जब टॉपिक को समझा था तब भी हमें बात समझ में आई थी कि लाइन ऑफ साइट हम कहते हैं वो जो डिफरेंट पोल्स होते हैं हमारे पास, टेलीकम्युनिकेशन टावर्स जो कहलाते हैं, वो बेसिकली लाइन ऑफ साइट को यूज़ करते हैं, जिनको हम माइक्रोवेव में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ट्विस्टेड पेयर केबल ऑलरेडी आप जानते हैं कि वाइड मीडियम है, फाइबर ऑप्टिक्स भी वाइड मीडियम है, इसी तरीके से कोएक्सियल जो है वो भी वाइड मीडियम है। एमसीक्यू नंबर 4 की बात करते हैं। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ सिस्टम प्रोग्राम्स दैट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स द ओवरऑल ऑपरेशंस ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। अब एक ऐसा सिस्टम प्रोग्राम बताइए जो कि पूरे कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को आपस में कोऑर्डिनेट करवाने के लिए और उसको कम्युनिकेट, डाटा जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे करने के लिए इस्तेमाल होता है, वो हम अच्छी तरह से जानते हैं, उसको हम कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर।
मैं यहाँ पर पहले आंसर मार्क कर रहा हूँ, फिर उसके बाद आप देखिए मैंने हर ऑप्शंस के अलग अलग कुछ लाइंस यहाँ पे लिख दी हैं ताकि आपको रिवाइज हो जाए। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल्स एंड मैनेजेस कंप्यूटर हार्डवेयर एंड ऑपरेशंस। बी, परफॉर्म्स स्पेसिफिक मेंटेनेंस टास्क, जिसको हम कहते हैं यूटिलिटी प्रोग्राम्स। इसी तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है आपके कंप्यूटर के तमाम रिसोर्सेज को। इसी तरह से डिवाइस ड्राइवर है जो कि स्पेसिफिक हार्डवेयर डिवाइसेस को कम्युनिकेट करवाने के लिए आप लोग डिवाइस ड्राइवर्स को इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों इसका राइट आंसर बना ए ऑप्शन, सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसके बाद MCQ नंबर 5, द ट्रांसलेटेड प्रोग्राम इनटू मशीन कोड इज कॉल्ड। अब वो जो हमने, अगर आपको याद हो सेकेंड ईयर में डेफ C++ के ऊपर जो प्रोग्राम राइट किया था, तो उसको सेव करते वक्त हम उसकी एक्सटेंशन रखते हैं .c, और जब वो प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है तो उसकी एक्सटेंशन बन जाती है .obj या फिर .o। ठीक है, तो बच्चों वो जो .obj है या .o है वो बेसिकली ऑब्जेक्ट फाइल को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे बन रहा है C, और मैंने उसकी कुछ डिटेल्स यहाँ पे लिखी हैं बाकी के ऑप्शंस की, जिसमें सोर्स प्रोग्राम आप कह रहे हो, ओरिजिनल प्रोग्राम रिटन बाय प्रोग्रामर, सिस्टम प्रोग्राम सॉफ्टवेयर यूज टू रन सिस्टम टास्क, और ऑब्जेक्ट प्रोग्राम मशीन कोड वर्जन ऑफ सोर्स प्रोग्राम। MCQ नंबर 6, विच टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन कॉम्पैक्ट डिस्क। तो कॉम्पैक्ट डिस्क के अंदर आप कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, इस चीज़ को याद रखें। तो सबसे पहले इसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रिकल और लेज़र बीम, ये सब चीज़ें बताई जा रही हैं। तो एक एक करके इन ऑप्शंस को हम देखते हैं। सबसे पहले मैकेनिकल टेक्नोलॉजी है दैट यूजेस फिजिकल मूविंग पार्ट्स टू परफॉर्म ऑपरेशंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेक्नोलॉजी दैट यूजेस मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स फॉर डाटा स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन। जैसे आपको याद होगा कि हमने जब हार्ड डिस्क को पढ़ा था उसके अंदर हमने कहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वे यूज़ किया जाता है डाटा को स्टोर करने के लिए। इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल है टेक्नोलॉजी दैट यूजेस इलेक्ट्रिक करंट फॉर प्रोसेसिंग एंड कम्युनिकेशन। और लास्ट में हमने बताया लेज़र बीम टेक्नोलॉजी दैट यूजेस फोकस्ड लाइट बीम्स टू रीड एंड राइट डाटा ऑन कॉम्पैक्ट डिस्क। तो इन तमाम चीज़ों को पढ़ने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे कि इसका जो राइट आंसर है, कॉम्पैक्ट डिस्क आ गया ना यहाँ पे, वो क्या है बच्चों, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद आप आइए नंबर 7 पे, ऑपरेटिंग सिस्टम एडिटर्स एंड डिबगर्स कम अंडर। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो किसके अंडर में आता है, एडिटर और डिबगर ये सब चीज़ें किसके अंडर में आती हैं। तो आप बताएंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम से लेकर अदर जितनी भी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे बताई हैं वो सब सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंडर में आती हैं। सही है। बहुत सारे ऐसे MCQs हैं जिसके डायरेक्ट आंसर्स फॉल करते हैं, तो वो फिर मैंने हर MCQ के जो ऑप्शंस हैं उसको वहाँ पे डिफाइन नहीं किया है। इसी तरह से नंबर 8 है, अ मॉड्यूलेटर इज़ यूज टू कन्वर्ट, यानी मॉड्यूलेटर का काम क्या है। तो बच्चों मॉड्यूलेटर का काम जो है वो आपके डेटा को कन्वर्ट करना होता है। देखें, अगर तो मैं ये कहूँ कि मॉड्यूलेटर जो है वो डिजिटल से एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जो डीमॉड्यूलेशन है या डीमॉड्यूलेटर है वो बेसिकली एनालॉग से डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है आपके डाटा को। तो यहाँ पर ए ऑप्शन इसका राइट आंसर बना। इसके बाद MCQ नंबर 9 में हमने कहा इन MS विंडोज़ की F1 इज़ मोस्टली यूज्ड फॉर। तो सब जानते हैं ये बात, ये बहुत आसान सा MCQ है, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। अगर आप नोटिस करें तो F1 जो है वो फंक्शन कीज़ है। फंक्शन कीज़ से रिलेटेड मुझे यहाँ पे एक ऑप्शन ए नज़र आ रहा है और एक ऑप्शन मुझे डी नज़र आ रहा है। ए जो है वो हेल्प के लिए, डी जो है वो रिफ्रेश के लिए। ठीक है, बाकी सेव और एग्जिट इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है फंक्शन कीज़ के साथ। तो इन दोनों में से कोई एक होगा। तो याद रखेंगे कि F1 जो है वो हम हेल्प के लिए यूज़ करते हैं, और रिफ्रेश जो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है ये F5 से करवाया जाता है, जिसमें आपने जो भी कंप्यूटर पे डॉक्यूमेंट ओपन किया होता है F5 की प्रेस करने से वो रिफ्रेश हो जाता है। अगर वो कहीं पर हैंग हो रहा है डॉक्यूमेंट तो वो सेट हो जाएगा। इसके बाद MCQ नंबर 10, द मोस्ट वाइडली यूज्ड कोड फॉर रिप्रेजेंटिंग कैरेक्टर्स इन कंप्यूटर्स इज, यानी कि कंप्यूटर के अंदर जो कैरेक्टर्स को हम कन्वर्ट करते हैं कोडिंग स्कीम के ज़रिए से, तो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला कौन सा है। तो हम सब जानते हैं सबसे ज़्यादा बेटा हम ASCII को यूज़ करते हैं। ASCII मीन्स
अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इसको हम इस्तेमाल करते हैं सबसे ज़्यादा। इसके बाद नंबर 11, द टाइप ऑफ रीडर कॉमनली यूज्ड टू रीड बैंक चेक्स इज, यानी आप उस रीडर का नाम बताइए, उस मशीन का नाम बताइए, उस स्कैनर का नाम बताइए जो कि बैंक में मौजूद जो चेक्स हैं उसको रीड करने की सलाहियत रखता है। तो उसकी तो डिटेल्स अभी हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले मैंने ऑप्टिकल मार्क रीडर की बात की है। एज वी ऑलरेडी नो कि ऑप्टिकल मार्क रीडर जो है वो कोई भी शेडेड पार्ट को रीड करने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि बच्चों के एमसीक्यूज़ को रीड करने के लिए हम लोग अपने OMR शीट वगैरह बनाते हैं, जिसको हम ऑप्टिकल मार्क रीडर कहते हैं। इसके बाद बार कोड रीडर, बेटा बी ऑप्शन में आपको नज़र आ रहा है। सब जानते हैं बार कोड रीडर का काम क्या होता है। डिवाइस दैट स्कैन्स एंड रीड्स प्रोडक्ट बार कोड यूजिंग लेज़र और लाइट। और नंबर सी पर हमने कहा मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर, जिसको हम MICR कहते हैं। मैग्नेटिक इंक रीडर जो है वो आपके पास क्या है, प्रिंटेड विद द मैग्नेटिक, यानी रीड कर रहा है उन कैरेक्टर्स को जो कि प्रिंट किए गए हैं मैग्नेटिक इंक की मदद से, मेनली यूज्ड इन बैंक चेक्स, यानी आपके पास बैंक में मौजूद जो चेक्स के ऊपर कुछ नंबर्स, कुछ अल्फ़ाबेट्स लिखे होते हैं, वो बेसिकली मैग्नेटिक इंक से लिखे होते हैं। उसको रीड करने के लिए, चेक की ऑथेंटिसिटी को चेक करने के लिए आप क्या करते हैं, MICR को इस्तेमाल करते हैं। तो इससे मुझे पता चला कि इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, सी ऑप्शन। इसके बाद आप आ जाइए नंबर 12 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, यानी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हमारे पास कौन सा होता है। देखिए मेरे पास जो सॉफ्टवेयर इसके अंदर नज़र आ रहे हैं वो यूनिक्स है, विंडोज़ NT है, विंडोज़ 2000 है और साथ में लिनक्स भी दिया गया है। ठीक है, अब मुझे हर सॉफ्टवेयर हमने पढ़े हैं, लेकिन मैं यहाँ पर हर सॉफ्टवेयर को एक एक लाइन में डिफाइन करूँगा ताकि मुझे अपने आंसर तक क्लोज होने में आसानी हो। ठीक है, तो यूनिक्स अगर आपको याद हो तो ये एक पावरफुल मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओरिजिनली डेवलप्ड बाय सर्वर्स एंड वर्क स्टेशंस। इसी तरीके से विंडोज़ आपके पास है माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन फॉर बिजनेस एंड नेटवर्किंग एनवायरनमेंट। ये जो NT है वो नेटवर्किंग के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि विंडोज़ आपको याद है हमारे पास दो तरह से आते हैं, एक सिंगल यूज़र आता है और एक NT आता है। NT मतलब जो नेटवर्किंग के लिए सर्वर के तौर पे यूज़ किया जाता है। और विंडोज़ 2000 जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन विंडोज़ NT यूज्ड फॉर पर्सनल एंड प्रोफेशनल सिस्टम्स। और इसी तरीके से लिनक्स एंड ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम दैट एनीवन कैन फ्रीली यूज़, मॉडिफाई एंड डिस्ट्रीब्यूट। तो यहाँ पर मुझे ये समझ में आया कि ये जो ओपन सोर्स की बात कर रहे थे वो बेसिकली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट आंसर बना। डेफिनेशन साथ में रखने का मकसद ये है कि जो चार ऑप्शन आपके हर MCQ के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं उन चारों ऑप्शंस को आप रिकॉल कर लें, ताकि उससे कोई MCQ अगर आगे जाके बनता है तो आपको वो चीज़ें याद रहें। नंबर 13, विच वन इज़ द बॉटम मोस्ट लेयर ऑफ OSI मॉडल। अब जब ये बॉटम मोस्ट लेयर पूछ रहे हैं ना, तो हमें ये बात मालूम होनी चाहिए। अच्छा, जो मुझे टोटल उन्होंने ऑप्शन दिए, जाहिर सी बात है टोटल लेयर तो आप सब जानते हैं कि 7 है, लेकिन ऑप्शन तो उन्होंने 4 ही देने ना, ABCD 4 ऑप्शन देने। तो उन्होंने मुझे दिया डाटा लिंक A ऑप्शन, नेटवर्क B ऑप्शन, फिजिकल C ऑप्शन, ट्रांसपोर्ट D ऑप्शन। लेकिन मैंने ये किया कि उन 7 लेयर्स को टॉप टू बॉटम की जानिब यहाँ पे सारे नाम लिख दिए, क्योंकि उसने मुझसे पूछा है MCQ के अंदर विच वन इज़ द बॉटम मोस्ट लेयर ऑफ OSI मॉडल। तो आप इसमें यहाँ पे देख सकते हैं कि नंबर 1 जो कि बॉटम मोस्ट पे नज़र आ रही है, लेयर नंबर 1, जिसका नाम है फिजिकल। ठीक है, सेंड्स रॉ डेटा एज इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स थ्रू केबल्स। ना सिर्फ उसको बॉटम यानी टॉप टू बॉटम अरेंज किया गया है, बल्कि हर लेयर का पर्पस भी लिखा हुआ है आगे कि किस लेयर का काम क्या है, क्योंकि बाज़ औक़ात उसके पर्पस से रिलेटेड MCQ भी बन जाता है। तो बच्चों यहाँ पे हमने इसके C ऑप्शन को राइट ऑप्शन कहा, जिसमें फिजिकल आंसर बना। नंबर 14, डाटा इज ट्रांसमिटेड ब्लॉक बाय ब्लॉक इन। अच्छा, ब्लॉक बाय ब्लॉक डाटा आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि किस में होता है, लेकिन क्योंकि हमें डिजिटल ट्रांसमिशन पहला ऑप्शन नज़र आ रहा है, वो सब चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए कि भाई डिजिटल ट्रांसमिशन किसको कहते हैं। डाटा इज सेंट इन डिजिटल फॉर्म्स, ज़ीरोज़ एंड वंस ओवर अ कम्युनिकेशन चैनल। इसी तरीके से सिंक्रोनस में हमने बताया डाटा इज सेंट इन अ कंटिन्यूस स्ट्रीम विद अ शेयर्ड क्लॉक सिग्नल बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर।
और सी में हमने बताया एनालॉग ट्रांसमिशन, डेटा इज सेंट इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूस सिग्नल्स लाइक वेव्स। एसिंक्रोनस में बताया डेटा इज सेंट वन कैरेक्टर एट अ टाइम विद स्टार्ट एंड स्टॉप बिट्स फॉर टाइमिंग। तो ये जो ब्लॉक बाय ब्लॉक की बात यहाँ पे की गई है, तो आप याद रखेंगे कि ये सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में आता है। ये जो हमने कहा ना कंटिन्यूस स्ट्रीम, ये बेसिकली इसी वजह से कही जा रही है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन बना बच्चों वो ये बी ऑप्शन बना, सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। इसके बाद आप आ जाइए नंबर 15, इट इज़ अ डिवाइस फ्रॉम वेयर द इंफॉर्मेशन इज सेंट। यानी ऐसी कौन सी डिवाइस है जहाँ से आप इंफॉर्मेशन को भेजते हैं। तो याद रखेंगे बच्चों, स्प्रेडशीट मॉड्यूलेशन का कोई इसके साथ ताल्लुक़ नहीं है। ट्रांसमीटर और सिमुलेशन में अगर आप देखेंगे तो ट्रांसमिशन वो डिवाइस है, ट्रांसमीटर वो डिवाइस है जो कि आप यूज़ करते हो डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पर मुंतकिल करने के लिए। तो इसके मैंने यहाँ पे मीनिंग भी लिख दिए हैं सबके। स्प्रेडशीट ऑलरेडी आप जानते हैं, कैलकुलेट, ऑर्गेनाइज डाटा, ये सारे काम करता है रॉज एंड कॉलम्स के अंदर। मॉड्यूलेशन का काम ऑलरेडी हम देख चुके हैं, कन्वर्ट करता है डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल्स के अंदर। सिमुलेशन जो है वो कंप्यूटर मॉडल है डेट इमिडिएट्स रियल वर्ल्ड प्रोसेसर एंड सिस्टम्स। इसी तरीके से ट्रांसमीटर आप देखेंगे, अ डिवाइस डेट सेंड्स डाटा और सिग्नल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इस एतबार से आपका ये 15 का ए ऑप्शन करेक्ट हुआ। अब आ जाएं 16 पर। 16, 17 और 18 बहुत सिंपल हैं, तो इसमें हम 16 में डायरेक्ट आंसर निकलेगा। FTP इज़ एन एब्रीविएशन फॉर, याद रखेंगे FTP इज़ द नेम ऑफ द प्रोटोकॉल, जिसको हम कहते हैं फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या कहते हैं? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ये बेटा बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन। इसी तरीके से CBT स्टैंड्स फॉर, तो इसमें हम याद रखेंगे कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेडिंग, ये 3 मुझे नज़र आ रहे हैं। तो कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग जो है ना, वो आपके पास क्या है? CBT का फुल फॉर्म है। ठीक है, इसी तरीके से आप आ जाओ, अ वायरस दैट रेप्लिकेट्स इटसेल्फ इज कॉल्ड, यानी वो वायरस का नाम बताइए जो कि खुद से रेप्लिकेट हो सकता है। तो हमने यहाँ पे चारों चीज़ों को लिख लिया, बग को, बॉम्ब को, वॉर्म को और हॉक्स को। तो बग जो है बेटा वो एक एरर है। अच्छा, ये एरर कहाँ पर आता है? जब आप प्रोग्राम बनाते हैं तो प्रोग्राम के अंदर कभी हम सिंटेक्स एरर करते हैं, कभी लॉजिकल करते हैं, कभी रन टाइम करते हैं। तो ये बेसिकली एरर है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है आपके इस MCQ के साथ। इसी तरीके से बॉम्ब, अब ये बॉम्ब जो है वो कोई ऐसा तो नहीं है ना कि इस MCQ के अंदर इसका कोई राइट आंसर बन सकता है। तो नॉट अ स्टैंडर्ड कंप्यूटर टर्म, यानी ये कोई स्टैंडर्ड टर्म नहीं है कंप्यूटर के अंदर, इसीलिए ये भी इसका कोई ऑप्शन इसमें शामिल नहीं होगा। इसी तरीके से आप आ जाएं वॉर्म की तरफ, अ टाइप ऑफ मेलवेयर दैट स्प्रेड्स ऑटोमेटिकली थ्रू नेटवर्क्स विदाउट यूज़र एक्शन। तो यहाँ पर मुझे वॉर्म की डेफिनेशन ये बता रही है कि ये जो रेप्लिकेट्स की इन्होंने बात की है, इस एतबार से ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। बाकी हॉक्स को भी देख लेते हैं, अ फेक वार्निंग और फॉल्स मैसेज अबाउट अ वायरस इंटेंडेड टू मिसलीड यूजर्स। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ बेटा 19 MCQ के ऊपर। 19 MCQ में आपको एक हेडर फाइल का नाम यहाँ पे नज़र आ रहा है जिसको हम कहते हैं conio.h। तो ये जो conio है ये बेसिकली किसके लिए यूज़ होता है? तो आप यहाँ पे बताएंगे conio जो है वो है क्या। सबसे पहले वो पूछे इसका मकसद क्या है, स्टैंड्स फॉर, तो आप बताएंगे कंसोल इनपुट आउटपुट। conio की फुल फॉर्म क्या है बच्चों? कंसोल इनपुट आउटपुट। इसके बाद आप आ जाएं नंबर 20 पर, डुप्लीकेशन ऑफ डाटा इन मल्टीपल फाइल्स इज कॉल्ड। तो याद रखेंगे ये जो मल्टीपल फाइल्स में डुप्लीकेशन की आप बात करते हैं, ये बेसिकली जो टॉपिक है वो DBMS का है, और DBMS के टॉपिक के अंदर हम इसको डाटा रिडंडेंसी से जानते हैं। मैंने यहाँ पे डिटेल्स भी लिखी हैं, लेकिन याद रखेंगे कि ये डाटा रिडंडेंसी है, जिसके मीनिंग देखें, सेम डाटा स्टोर्ड मल्टीपल टाइम्स अननेसेसरीली इन अ डेटाबेस। तो डुप्लीकेशन ऑफ डाटा, तो सेम डाटा, एक ही बात है। तो इसका बच्चों ऑप्शन बना डाटा रिडंडेंसी। इसके बाद आप आ जाएं 21 पर, विच रजिस्टर स्टोर्स द रिजल्ट ऑफ ALU ऑपरेशन। क्योंकि हमने कई सारे रजिस्टर्स को डिस्कस किया था और ये रजिस्टर जो है वो CPU का एक कंपोनेंट है, तो इसमें कौन सा ऐसा रजिस्टर है जो कि ALU ऑपरेशंस में हेल्प करता है या उसके रिजल्ट को स्टोर करता है अपने पास। तो हमने कई मरतबा इसका जिक्र किया है ऑलरेडी, वी नो दैट कि भाई एक्यूमुलेटर वो रजिस्टर है जो कि आपका ALU के रिजल्ट्स को स्टोर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। लेकिन बाकी के रजिस्टर्स की डेफिनेशन रिवाइज कर लीजिए। डाटा रजिस्टर
टेम्परेरीली होल्ड्स डेटा बीइंग प्रोसेस्ड बाय द सीपीयू। इसी तरीके से डेटा एड्रेस रजिस्टर स्टोर्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ डेटा टू बी एक्सेस्ड। इसी तरह से इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होल्ड्स द इंस्ट्रक्शंस करंटली बीइंग एग्जीक्यूटेड। और जिसको हमने राइट आंसर कहा उसकी डेफिनेशन भी देख लें, स्टोर्स द रिजल्ट ऑफ ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ऑपरेशंस। अब आप आ जाए MCQ नंबर 22 पर। अ कलेक्शन ऑफ रूल्स फॉर राइटिंग प्रोग्राम्स इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज नोन एज, यानी ये रूल्स की बात की जा रही है। तो बच्चों ये तो बहुत सिंपल है, हमने जब सेकेंड ईयर में सिंटेक्सेस को पढ़ा था तब हमने कहा था कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल्स हैं जिसको आप फॉलो करके प्रोग्राम बनाते हो, ठीक है। तो सिंटेक्स यहाँ पे इसका राइट आंसर बना। इसी तरह से 23, विच वन कनेक्ट्स टू सिमिलर नेटवर्क सेगमेंट्स, यानी कौन सी ऐसी डिवाइस है जो कि सिमिलर नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर हमने 3 नाम दिए, राउटर, गेटवे, ब्रिज। राउटर का काम है कनेक्ट्स डिफरेंट नेटवर्क एंड डायरेक्ट्स डेटा बिटवीन दैम। गेटवे का काम है कनेक्ट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क विद डिफरेंट प्रोटोकॉल्स। ब्रिज जो है वो है कनेक्ट टू सिमिलर नेटवर्क सेगमेंट्स एंड फिल्टर्स ट्रैफिक। तो यहाँ पर सिमिलर की ही बात हो रही थी, तो इस एतबार से सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर बना। अब आप आ जाओ 24 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस यूजेस पैरेलल ट्रांसमिशन। तो अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पैरेलल ट्रांसमिशन है कौन सी। तो बच्चों मैंने यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखी है, द मेन पर्पस ऑफ पैरेलल ट्रांसमिशन इज टू इंक्रीज द स्पीड। अब इंक्रीज स्पीड का मतलब ये कि डाटा चाहे आप इनपुट करवा रहे हैं चाहे आप आउटपुट उसका ले रहे हैं कंप्यूटर के ज़रिए से, तो इनके दरमियान में जो प्रोसेसिंग स्पीड है उसको फास्ट करने के लिए आप पैरेलल ट्रांसमिशन को यूज़ करते हैं। तो कॉमन एग्जांपल्स मैं इसमें ले सकता हूँ, प्रिंटर जो है वो इसमें मेन एग्जांपल बनता है। अब इस प्रिंटर को जब मैंने जैसे ही मेन एग्जांपल कहा तो आप यहाँ पे समझ जाएंगे कि प्रिंटर इसका राइट आंसर है। लेकिन आप मज़ीद चेक कर लीजिए कि पैरेलल ट्रांसमिशन और किस किस जगह पे होती है। तो बच्चों प्रिंटर में होती है, हार्ड डिस्क, CPU और रैम की जो कम्युनिकेशन है वहाँ पर भी पैरेलल ट्रांसमिशन होती है बस सिस्टम के ज़रिए से। स्कैनर जो हमारे पास पुराने ज़माने के होते थे उसमें भी पैरेलल ट्रांसमिशन होती थी। इसी तरीके से मदरबोर्ड जो है वो डिफरेंट कंपोनेंट्स के साथ जब कनेक्ट करता है आपके वायर्स के ज़रिए से, बसेस के ज़रिए से, तो वो भी पैरेलल ट्रांसमिशन यूज़ करता है। तो यहाँ पर जो मोस्ट क्लोजली आंसर बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर CPU रैम ऑप्शन नहीं है मेरे पास, हार्ड डिस्क ऑप्शन नहीं है मेरे पास, ऑप्शन जो है वो है माउस है, प्रिंटर है, कीबोर्ड है, लाइट पेन है। तो आप चेक करें, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, लाइट पेन हो गया, ये तकरीबन इनपुट डिवाइसेज हैं, राइट। तो प्रिंटर यहाँ पे मुझे अपने कॉमन एग्जांपल्स में आउटपुट डिवाइस सबसे पहले नंबर नज़र आया, तो इसीलिए हमने प्रिंटर को राइट आंसर यहाँ पे बनाना है। अब आप आ जाओ नंबर 25 पर। एन अदर नेम फॉर फ्री सॉफ्टवेयर इज, यानी फ्री सॉफ्टवेयर का दूसरा नाम क्या होगा। तो अब मेरे पास यहाँ पे टोटल इन्होंने 4 नाम दिए हैं, इनक्रिप्टेड, शेयरवेयर, कॉपी प्रोटेक्टेड सॉफ्टवेयर, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर। अब ये सब के मतलब हमें मालूम होने चाहिए, तो फिर कहीं जाके हम इसके राइट आंसर तक पहुँच पाएंगे। तो इनक्रिप्टेड सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर प्रोटेक्टेड यूजिंग इनक्रिप्शन। इनक्रिप्शन का पूरा टॉपिक मैंने पढ़ाया हुआ है आप लोगों को फर्स्ट ईयर के अंदर, उसको रिकॉल करेंगे। शेयरवेयर, सॉफ्टवेयर शेयर्ड फॉर ट्रायल बिफोर पेमेंट। कॉपी प्रोटेक्टेड सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर दैट प्रिवेंट्स अनऑथोराइज्ड कॉपीइंग। पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर फ्रीली अवेलेबल फॉर एनीवन टू यूज। ये आ गया पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर, फ्रीली अवेलेबल। तो यहाँ पर भी फ्री सॉफ्टवेयर के बारे में बात की गई थी, तो बेटा इसका राइट ऑप्शन आपका बना डी। इसके बाद आपके पास एक और MCQ आ रहा है जिसको हम कहते हैं DPI स्टैंड्स फॉर। तो याद रखेंगे हमारे पास जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, सॉरी इम्पैक्ट प्रिंटर्स जो थे ना, उसमें एक हम टर्म यूज़ करते थे DPI, डॉट पर इंच। तो इसकी जो फुल फॉर्म है बच्चों वो है डॉट पर इंच। मैक स्टैंड्स फॉर, ये हम उसमें यूज़ करते थे एड्रेसेस के अंदर, मैक एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस, मैक एड्रेस को आप फिजिकल एड्रेस भी कहते हैं, ठीक है। मीडिया एक्सेस कंट्रोल, याद रखेंगे इसकी फुल फॉर्म है बच्चों मीडिया एक्सेस कंट्रोल। इसी तरह से द रिलेशनल ऑपरेटर्स कैन नॉट बी यूज्ड विद, यानी रिलेशनल ऑपरेटर याद कर लो कौन कौन से, जल्दी जल्दी से याद कर लो। सबसे पहले लेस देन है, ग्रेटर देन है, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सब क्या है हमारे पास, रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। अगर ये रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं तो वो ये कह रहा है कि भाई कौन सी ऐसी टर्म्स हैं इन ऑप्शंस में से जिसके साथ आप रिलेशनल ऑपरेटर नहीं यूज़ करते। तो आप यहाँ पे बताएंगे इफ़ के साथ भी हम यूज़ करते हैं, वाइल के साथ भी हम यूज़ करते हैं, फॉर क्योंकि एक लूप है, वाइल भी लूप है, इसके साथ भी हम यूज़ करते हैं। तो बच्चों स्विच एक ऐसा हमारे पास ऑप्शन है
जिसके साथ हम रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ नहीं करते हैं। इसके बाद आप आ जाएं, ऑल वेरिएबल्स डिक्लेयर्स इन अ फंक्शन डेफिनेशन आर कॉल्ड, यानी कि कौन से सारे वेरिएबल्स जो कि फंक्शन डेफिनेशन के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो फंक्शन डेफिनेशन यानी कि आप यहाँ पे बताएंगे भाई ग्लोबल, अच्छा मैंने जो यहाँ पे 4 नाम लिखे हैं, ग्लोबल, इंस्टेंस और लोकल और स्टैटिक। तो ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर आउटसाइड फंक्शन एंड एक्सेसिबल एवरीवेयर। इंस्टेंस यूज्ड इन OOP क्लासेस फॉर ऑब्जेक्ट्स। ये जो OOP जिसको हम उप कहते हैं, ये बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए यूज होता है, ठीक है। लोकल वेरिएबल डिक्लेयर्ड इनसाइड फंक्शन एंड यूज ओनली देयर, यानी इनसाइड फंक्शन। अब यहाँ पे कह रहे हैं ना, ऑल वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड इन अ फंक्शन डेफिनेशन। और स्टैटिक वेरिएबल रिटेन्स वैल्यू बिटवीन फंक्शन कॉल्स। तो बच्चों ये जो डिक्लेयर्ड की बात इन्होंने यहाँ पे की है, तमाम वेरिएबल जो कि एक फंक्शन के अंदर, एक फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर डिक्लेयर किए जा रहे हैं, तो वो वेरिएबल बच्चों कहलाता है आपके पास लोकल वेरिएबल, ठीक है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन बना लोकल वेरिएबल, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब आइए MCQ नंबर 30 पर, विच OSI लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू एंड यूजर एप्लीकेशन। अब ये जो एंड यूजर एप्लीकेशन है, जिसमें प्रेजेंटेशन, ट्रांसपोर्ट, सेशन, एप्लीकेशन, ये 4 लेयर्स के हमें नाम दिए गए हैं। अब हर लेयर का हमें पर्पस पता होगा, तब कहीं जाके हम उसकी रिक्वायरमेंट तक पहुंचेंगे कि भाई वो क्या पूछ रहा है। तो बच्चों प्रेजेंटेशन में हमने कहा फॉर्मेट्स एंड एनक्रिप्ट्स डाटा। ट्रांसपोर्ट में हमने कहा इंश्योर्स रिलायबल डाटा ट्रांसफर। सेशन लेयर क्या काम करता है, मैनेजेस सेशंस बिटवीन सिस्टम्स। और एप्लीकेशन प्रोवाइड सर्विसेज टू यूजर एप्लीकेशन। तो इससे हमें ये जाहिर हुआ कि एप्लीकेशन लेयर जो है वो आपका एंड यूजर तक के हमारे डेटा को प्रोवाइड करता है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर बना। अब आइए MCQ नंबर 31 पर, हाउ मैनी बिट्स आर इन अ मैक एड्रेस, जिसको आप फिजिकल एड्रेस भी कहते हैं। तो ये जो बिट्स की इन्होंने बात की है, इसमें हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है और कितनी बिट्स मैक में यूज़ हो रही हैं, ठीक है ना। तो आपने यहाँ पे बताया भाई IPv4 के अंदर कितनी बिट्स यूज़ होती हैं, 32। IPv6 में कितनी होती हैं, 64। इसी तरह से IPv स्टैंडर्ड मैक एड्रेस में कितनी होती हैं, 48। तो ये जो मैक यहाँ पे इन्होंने लिख के दिया है, यही स्टैंडर्ड मैक है। तो स्टैंडर्ड मैक में जो बिट्स यूज़ हो रही हैं वो कितनी है, 48 बिट्स, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर बना। लेकिन मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, आपको IPv4 एड्रेस की बिट्स भी पता होनी चाहिए, IPv6 के भी नंबर ऑफ बिट्स मालूम होने चाहिए। और इसी तरीके से जो हमारा ये पार्ट्स वाला है IPv6 देखें आप, 2 हैं, एक बी में नज़र आ रहा है जो कि पार्ट्स के साथ है, और एक IPv6 है जिसको सिंपल एड्रेसेस कहा गया है, तो वहाँ पर 128 बिट्स है। 32 MCQ, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट नॉट बी टर्मिनेटेड विद अ सेमीकोलन, यानी ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसको सेमीकोलन से टर्मिनेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों मैंने तो ऐसी 2 ही चीज़ें देखी थी पूरे सी लैंग्वेज के प्रोग्राम के अंदर। पहला तो था आपका हेडर फाइल जहाँ पे आप इंक्लूड करते हैं, और एक था आपका मेन फंक्शन। इसके अलावा जब आप लूप वगैरह स्टार्ट करते थे वहाँ पर भी, क्योंकि बॉडी उसके फ़ौरन बाद स्टार्ट होनी होती है, तो उधर भी हम नहीं यूज़ करते थे। तो इस तरह से ये टोटल 3 चीज़ें हो गई हैं, राइट। तो अब इसमें चेक कर लेते हैं। प्रिंटफ फंक्शन है जिसके लास्ट में हम लाजमी स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाते हैं, ये बी ऑप्शन की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। इसी तरीके से स्टेटमेंट कोई भी हो सकती है, किसी भी फॉर्म में हो सकती है, वो स्कैनफ फंक्शन के साथ भी हो सकती है या किसी अदर फंक्शन के साथ भी हो सकती है। तो इसमें भी हम स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाते थे। डी ऑप्शन तो वैसे भी आपके पास नन ऑफ दी अबव है, तो उसको हटा दें। इसका मतलब फंक्शन हेडर, फंक्शन हेडर का मतलब हेडर फाइल की बात हो रही है, तो इसका मतलब ये कि ये ए ऑप्शन इसका राइट आंसर बना। बाकी इसकी मैंने डिटेल्स नीचे लिख दी हैं, वो आप पढ़ लीजिएगा। अब आप आ जाए नंबर 33 पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनफॉर्मेटेड फंक्शन ऑफ सी, यानी इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि अनफॉर्मेटेड है। तो बहुत क्लियर है, जिसके साथ एफ लगता है फंक्शन के नाम में वो फॉर्मेटेड फंक्शन होते हैं। यहां पर आपको ऑल ऑफ दी अबव लास्ट ऑप्शन नजर आ रहा है, ऊपर के जो 3 हैं उसमें प्रिंटफ और स्कैनफ एफ लगे हुए हैं, इसका मतलब वो फॉर्मेटेड है। ये पूछ रहे हैं कि अनफॉर्मेटेड कौन सा है, तो क्लियर हो गया, क्लियर स्क्रीन का जो फंक्शन है जिसको आप CLR SCR से रिप्रेजेंट करते हैं, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर बना।
अब आप आ जाएं 34 पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ एम एस एक्सेस, यानी कि एम एस एक्सेस का जो प्राइमरी ऑब्जेक्ट है एम एस एक्सेस में वो कौन सा है। तो बच्चों यहाँ पे हमें 4 चीज़ें नज़र आ रही हैं जो कि DBMS की टर्म्स हैं जिसको हमने यूज़ किया DBMS के अंदर, एंटिटी, फील्ड, टेबल, रिकॉर्ड। ठीक है, तो एंटिटी हमने कहा जनरल टर्म फॉर रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट, वो जो टेबल का नाम हम जो भी रखते थे, जैसे फर्स्ट ईयर CS है, सेकेंड ईयर CS है, तो वो क्या होगा, एंटिटी कहलाएगा। इसी तरीके से फील्ड एट्रीब्यूट ऑफ अ टेबल, यानी कि कॉलम के लिए यूज़ करते थे, और टेबल जो है वो हम मेन डेटाबेस ऑब्जेक्ट स्टोरिंग डाटा, और इसी तरीके से रिकॉर्ड। तो आप देख लें यहाँ पे उन्होंने कहा कि प्राइमरी ऑब्जेक्ट, तो ये कह रहे हैं ना मेन डेटाबेस ऑब्जेक्ट, तो इसका मतलब टेबल जो है वो C ऑप्शन इसका राइट आंसर बना। ठीक है, इसके बाद आप आ जाएं, व्हाट इज द इवेल्युएटेड वैल्यू इफ A इज इक्वल टू 2 बाय एक्सप्रेशन printf %d प्लस प्लस a कॉमा प्लस प्लस a। अब यहाँ पर जो बात समझने वाली ये है कि आपने a की वैल्यू को इनिशियलाइज किया 2 से, ठीक है, और उस a की वैल्यू पे आपने इंक्रीमेंट ऑपरेटर अप्लाई किया। इंक्रीमेंट कौन सा, प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स क्या करता है, हमेशा आपकी वैल्यू को चेंज कर देता है, ऐड 1 कर देता है उसके अंदर। तो इसका मतलब +1 जब होगा तो a की वैल्यू 2 है तो वो 3 बन जाएगी। और प्रिंटफ फंक्शन को यूज करके आपने 2 मरतबा फॉर्मेट स्पेसिफायर को यूज किया है। इसका मतलब आप ये चाहते हैं कि वो जो वैल्यू 2 थी उसको जो 3 करके प्रिंट करना है वो 2 मरतबा करना है, और कोई स्पेस भी नहीं देना है बीच में। तो इस एतबार से हमारा C ऑप्शन राइट आंसर बना, जिसमें हमने डबल आपके 3 की 2 मरतबा वैल्यू को प्रिंट करवाया। इसके बाद आप आ जाएं 36 के ऊपर, इफ A इक्वल टू 17 एंड B इक्वल टू 3 व्हाट इज द मॉड्यूलस वैल्यू। तो मॉड्यूलस एक ऑपरेटर है, अगर आपको याद हो मैं कुछ इस तरीके से इसको लिख देता हूँ कि A mod B। अब A mod B का जो मतलब है वो है 17 डिवाइडेड बाय 3, 17 मॉड्यूलस 3। तो 17 मॉड्यूलस 3 का मतलब होता है बच्चों रिमाइंडर प्रोवाइड करना। तो 3 को 5 टाइम्स आप करते हैं तो 15, तो रिमाइंडर में हमारे पास आता है 2। C ऑप्शन इसका राइट आंसर बना। फॉर्मेट स्पेसिफायर टू एक्सेप्ट अ स्ट्रिंग इज, अच्छा बहुत सिंपल है ये। फॉर्मेट स्पेसिफाइड स्ट्रिंग के लिए हम जो है वो डायरेक्ट आंसर बनता है %s को हम बनाते हैं, ठीक है। %c कैरेक्टर के लिए, %f फॉर्मेट स्पेसिफायर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के लिए, %d जो है वो इंटीजर के लिए। तो %s जो है वो बच्चों बना आपका स्ट्रिंग के लिए। अब आप आ जाओ 38 पर, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इन अ डेटाबेस। यानी किसी भी डेटाबेस के अंदर बहुत सारी टर्म्स को हमने डिस्कस किया था, जिसमें सबसे स्मॉलेस्ट जो टर्म होगी वो कौन सी है बेटा, उसको हम कहते हैं कैरेक्टर। याद रखेंगे, उसको हम कहते हैं कैरेक्टर। बाकी चीज़ों की डिटेल्स मैंने यहाँ पे लिख दी हैं, जैसे कि फील्ड को मैंने बताया कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, कैरेक्टर को हमने कहा स्मॉलेस्ट यूनिट, फाइल को हमने कहा कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, और रिकॉर्ड को कहा कलेक्शन ऑफ फील्ड्स। ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सेकेंड ईयर के कोर्स के अंदर। अब आप आ जाएं 39 पे, अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स फॉर्म्स अ, यानी अगर एक कैरेक्टर का ग्रुप है तो वो क्या बनाता है। तो आप यहाँ पे बताएंगे भाई कैरेक्टर का ग्रुप जो है वो क्या बनाएगा, बनाएगा फील्ड, यानी कि C ऑप्शन इसका राइट आंसर बना। यानी कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड है तो फाइल, कलेक्शन ऑफ फील्ड्स है तो रिकॉर्ड, और कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स है तो फील्ड होगा, और कलेक्शन ऑफ फाइल्स है तो डेटाबेस बनेगा। बहुत सारी फाइल्स हैं तो फिर वो डेटाबेस को रिप्रेजेंट करेगा। MCQ नंबर 40, अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फील्ड इज कॉल्ड, यानी जो हमारी रिलेटेड फील्ड्स हैं वो क्या कहलाती हैं। तो आप यहाँ पे बताएंगे भाई कि कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड जो है वो फाइल है, पीछे भी अभी मैंने यही चीज़ें आपको बताई। कलेक्शन ऑफ फील्ड्स जो है वो रिकॉर्ड है, तो ये यही तो कह रहा है रिलेटेड फील्ड्स का ग्रुप यानी कलेक्शन। तो कलेक्शन ऑफ फील्ड्स यानी क्या है भाई, B ऑप्शन इसका राइट आंसर बना, जिसको आप रिकॉर्ड कहते हैं। इसके बाद आप आइए 41 MCQ, विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स मल्टीपल रिकॉर्ड्स, यानी कि ऐसा कौन सा हमारे पास पार्ट है, ऐसी कौन सी टर्म है जो कि मल्टीपल रिकॉर्ड्स को रखती है अपने पास। तो आप बताएंगे फाइल। ये देख लीजिए, इसकी डेफिनेशन हमने बहुत सिंपल से लिखी है, कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड जो है वो क्या है, फाइल है। तो ये B ऑप्शन इसका राइट आंसर। इसके बाद आप आइए 42 पर, अ फील्ड इन अ टेबल इज ऑल्सो नोन एज, यानी किसी भी फील्ड के अंदर किसी भी टेबल के अंदर जो फील्ड है उसका दूसरा नाम क्या होगा। तो आप अच्छी तरह से याद रखें, फील्ड इन अ टेबल जो है वो बेसिकली कॉलम है, ठीक है, वो कॉलम है।
43 MCQ, अ रॉ इन अ टेबल इज कॉल्ड। अच्छा, रॉ जो है वो टेबल के अंदर क्या कहलाती है बच्चों? रिकॉर्ड कहलाती है। ये बात आप याद रखिए। मैंने 3 नाम आपको बताए थे रॉ के लिए और 3 नाम आपको बताए थे कॉलम के लिए। रॉ की अगर आप बात करते हो तो पहला नाम तो रॉ हो गया, दूसरा नाम रिकॉर्ड हो गया और तीसरा नाम उसमें टपल हो गया। कॉलम की जब आप बात करते हैं तो पहला नाम कॉलम, हम ऑलरेडी जानते हैं कॉलम को। दूसरा नाम इसके अंदर फील्ड होता है और तीसरा नाम इसके अंदर एट्रीब्यूट होता है। ठीक है, अब आइए आप MCQ नंबर 44 पर, आ सेट ऑफ रिलेटेड डाटा स्टोर टुगेदर, यानी अगर एक जैसा डाटा हम स्टोर करेंगे एक जगह पर तो वो क्या होगा? तो आप बताएंगे जो भी रिलेटेड डाटा अगर आप स्टोर कर रहे हैं तो आप उसको कहेंगे फाइल। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, आप उसको कहेंगे फाइल। अब आइए MCQ नंबर 45 पर, द कंपोनेंट ऑफ DBMS दैट अलाउज यूजर टू एक्सेस डाटा, यानी DBMS का ऐसा कंपोनेंट जो कि डाटा को एक्सेस करने में आपकी हेल्प करता है। तो आप बताएंगे कि ऐसा कंपोनेंट कौन है भाई? क्यूरी लैंग्वेज। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कंपाइलर का काम ट्रांसलेट करना होता है, इंटरप्रेटर का काम एग्जीक्यूट लाइन बाय लाइन है, क्यूरी लैंग्वेज यूज टू एक्सेस डेटाबेस डाटा, और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का की टाइप है। 46 MCQ, विच की यूनिकली आइडेंटिफाइज अ रिकॉर्ड। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, अक्सर सेकेंड ईयर में भी पूछा जा रहा होता है कि यूनिकली डाटा को अगर मुझे आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए मैं प्राइमरी की का इंतखाब करता हूँ। बाकी की जो कीज़ ऊपर लिखी हैं जिसमें फॉरेन, कंपोजिट और अल्टरनेट है, इनके मैंने यहाँ पे मायने लिख दिए हैं, इसको भी रिकॉल कर लीजिएगा। 47, अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल्स इज नोन एज। कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल्स जब मिलती हैं तो बच्चों को बनता है डेटाबेस। ये देखिए कलेक्शन ऑफ फाइल्स क्या बनता है? डेटाबेस, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर बना। इसके बाद एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करने के MCQs अक्सर आ जाते हैं। हमें यहाँ पे प्रेसिडेंसी लेवल लगाना होता है जिसमें हमसे इसका रिजल्ट पूछा गया 4 + 3 × 2। तो 4 + 3 × 2 में आप याद रखेंगे प्लस और मल्टीप्लाई दो ऑपरेटर इस्तेमाल हो रहे हैं। इन दोनों में से मल्टीप्लाई की प्रेसिडेंसी लेवल ज़्यादा है, प्लस का प्रेसिडेंसी लेवल कम है एज़ कम्पेयर टू मल्टीप्लिकेशन। इस वजह से आप पहले मल्टीप्लाई कीजिए 3 2 × 6, फिर ऐड कीजिए उसमें 4, तो ये बना 10, यानी कि राइट ऑप्शन आपका आया बी। अब आइए 49 पर, द परसेंट ऑपरेटर इज़ यूज टू फाइंड, यानी ये जो परसेंट ऑपरेटर है ये किस लिए यूज़ होता है? तो हमने अभी इसका MCQ भी किया ऊपर, जिसमें मैंने बताया था कि हम रिमाइंडर को मालूम करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। और MCQ नंबर 50, विच इज़ अ रिलेशनल ऑपरेटर इन सी, यानी कि रिलेशनल ऑपरेटर जो है वो सी लैंग्वेज में आपके पास टोटल 6 थे, जो मैंने आपको अभी ऊपर बना के भी दिखाए थे। इसमें अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो इक्वल टू, क्योंकि हम सी लैंग्वेज के अंदर असाइनमेंट ऑपरेटर के नाम से इसको जानते हैं, प्लस प्लस को हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर के नाम से जानते हैं, और एम्परसेंट, डबल एम्परसेंट को हम अपना एंड ऑपरेटर के नाम से जानते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डबल इक्वल टू लगा हुआ है बी ऑप्शन में, जो कि इक्वल टू को रिप्रेजेंट करता है एंड विच इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द रिलेशनल ऑपरेटर, तो ये बी ऑप्शन इसका राइट आंसर बना। थैंक यू।